Now, as you are familiar with this thing, we have done almost all kind of solutions. We have studied about mixtures as well. So let us now learn about the techniques to separate the components of mixture. As we have already discussed, कि mixtures को हम separate कर सकते हैं into their components by using the physical methods. हमने किया था कि वो सिंपली मिक्स होते हैं और किसी भी रेशियो में होते हैं, तो सिंपली फिजिकल मेथड्स को इम्प्लॉय करके हम उनको सेपरेट कर सकते हैं. सो लेट्स लर्न दैट व्हाट आर दोज फिजिकल मेथड्स जो मिक्सचर को उसके कंपोनेंट्स में सेपरेट करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं. पहली टेक्निक जो हम पढ़ने जा रहे हैं जिससे हम मिक्सचर को उसके कंपोनेंट्स में सेपरेट कर सकते हैं, दैट इज इवेपोरेशन मेथड. आपको पता है कि बेसिक सा मेथड है, आप रूटीन में भी देखते हो. फॉर एग्जांपल आपने कोई पैन लिया, पैन के अंदर पानी आपने रखा और उसमें फ्लेम ऑन कर दी. तो अगर आप बाई चांस कुछ टाइम बाद गैस बंद करना भूल जाते हो तो आप देखते हो कि जो पैन है वो खाली हो जाता है, उसमें कुछ पानी नहीं रहता. उसका रीज़न क्या होता है कि जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म पानी की वेपर के अंदर कन्वर्ट होकर एस्केप कर जाती है एटमोसफेयर में, क्योंकि पैन खुला होता है तो वेपर्स एटमोसफेयर में एस्केप कर जाते हैं. सो दिस इज़ व्हाट इज इवेपोरेशन. तो इवेपोरेशन का एक सिंपल सा मतलब है, एक ऐसा टेक्निक जिसके अंदर लिक्विड जो है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है. कैसे? ऑन हीटिंग. मतलब आप जब उसको हीट कर रहे हो, टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो, तो जो लिक्विड है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेपर्स. सो दिस इज व्हाट इज इवेपोरेशन. तो अब यहाँ पे हम इवेपोरेशन मेथड से किस तरह से मिक्सचर को उसके कंपोनेंट्स में सेपरेट कर सकते हैं. देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ऑपरेटर्स दिखाती हूँ. यहाँ पे हम सॉल्टी वाटर में से सॉल्ट और वाटर को अलग करेंगे. देखिए हमने क्या ऑपरेटर्स लिए. ये आपके पास बंसन बर्नर है. आपको पता है बंसन बर्नर होता है जिससे आप इसको लाइट करते हो तो ये फ्लेम निकलती है. हमारे पास ये ट्राइपॉड स्टैंड है, एक स्टैंड जिसके ऊपर आप कोई चीज़ रख सकते हो. हमारे पास ये वायर कॉज है, ये मतलब जाली सी होती है इस तरह से बनी हुई. ठीक है, वायर कॉज जिसको हम बोलते हैं. तो इस वायर कॉज को हम इसके ऊपर रखते हैं ताकि जो फ्लेम है वो प्रॉपरली इवनली इस पर जो भी चीज़ हम रखें उस पर मिल पाए. यहाँ पे हमने वाटर बाथ लिया है. हमने क्या लिया है? वाटर बाथ. वाटर बाथ भी हो सकता है, सैंड बाथ भी यूज़ कर सकते हैं. वाटर बाथ और सैंड बाथ का मतलब है कि अगर आप अपनी किसी चीज़ को डायरेक्ट हीटिंग नहीं करना चाहते हो, आप उसको स्लोली हीट अप करना चाहते हो, तो मतलब आप उसमें हीट ट्रांसफ़र करना चाहते हो, डायरेक्टली उसको हीट नहीं कर सकते हो, तो हम वाटर बाथ या सैंड बाथ का यूज़ करते हैं. देखिए मतलब सिंपल सा होता है कि एक बीकर उसमें वाटर, बीकर उसमें सैंड. उससे क्या है कि जो फ्लेम है वो पहले इस पर मतलब ये चीज़ गर्म होगी और ये जब गर्म होगी तो ये हीट आगे ट्रांसफ़र करेगा जिस चीज़ को आप एक्चुअल में हीट अप करना चाहते हैं. तो वाटर बाथ और सैंड बाथ सिर्फ इनडायरेक्ट हीटिंग के लिए यूज़ होते हैं. इसके ऊपर हमने वॉच ग्लास लिया. वॉच ग्लास एक छोटा सा आप समझ सकते हो कि ग्लास टाइप की कटोरी टाइप से होता है. इसके अंदर हमने अपना वो मिक्सचर लिया जिसको हम सेपरेट करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया हम सॉल्ट और वाटर को कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया. अब क्या हुआ, जब हमने इसको हीट किया तो पानी हीटअप हो गया, उबलने लगा, इसके वेपर्स बनने लगे, ये पूरा हीट हो गया. लेकिन ये ऊपर से क्लोज है, इसने हीट किसको ट्रांसफ़र कर दी? वॉच ग्लास को. अब वॉच ग्लास को जब हीट ट्रांसफ़र करी तो वॉच ग्लास के अंदर जो सॉल्ट सॉल्यूशन था उसने वो हीटअप हो गया. हीटअप होने से जो उसमें लिक्विड था, वाटर था, वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में एस्केप हो गया. अब जो सॉल्ट है वो तो इवेपोरेट नहीं होता हीट करने से, तो पीछे जो वॉच ग्लास पे रह जाएगा वो क्या होगा? सॉल्ट. तो इस तरह से आप दो कंपोनेंट्स को, दो या कितने भी कंपोनेंट्स को आप सेपरेट कर सकते हो बाय द टेक्निक ऑफ इवेपोरेशन. सिर्फ आपको याद रखना है कि इसके लिए एक ज़रूरी कंडीशन है कि अगर बाइनरी मिक्सचर है आपके पास, मतलब दो कंपोनेंट से बना हुआ मिक्सचर है, तो उसमें से एक कंपोनेंट इवेपोरेट होता हो और दूसरा इवेपोरेट नहीं होता हो, तभी हम सेपरेट कर पाएंगे, ताकि उसमें कोई डिफरेंस तो हो उनकी प्रॉपर्टीज़ में. तो देखिए आप इसको कैसे लिखेंगे. यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, वी आर ऑब्टेनिंग अ कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम इंक. हमने वॉच ग्लास लिया, इंक ली, ठीक है, ब्लू या ब्लैक कुछ भी ले सकते हो, बीकर, स्टैंड, बर्नर, ये सब हमने लिया. हमने एक बीकर लिया, उसको हमने आधा पानी के साथ भर दिया ताकि वो वाटर बाथ की तरह एक्ट कर पाए. फिर हमने कुछ इंक ली, हमने एक वॉच ग्लास लिया, उस वॉच ग्लास के अंदर हमने थोड़ा पानी डाला और उसके अंदर हमने इंक की कुछ ड्रॉप्स डाल दी. इस तरह से ये हो गया आपका वाटर बाथ और ये हो गया आपका वॉच ग्लास जिसमें आपने वो आप इंक का सॉल्यूशन बना के डाल दिया. अब आपने इसको हीट किया.
हीटिंग आपने तब तक करी जब तक आपको लगे ना कि इवेपोरेशन हो रही है, ठीक है। तो जब तक आपको हीट करते रहना जब तक इवेपोरेशन होती रह रही है। हीटिंग को आप बंद कर दो जब आपको लगे कि अब फॉज क्लास के अंदर कुछ फर्दर चेंज आप नहीं देख पा रहे हो। तो ऑब्जर्वेशन ये थी कि इवेपोरेशन हुई, जो पानी था वो इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में चला गया, और जो पीछे रह गया रेसिड्यू वॉच ग्लास में वो क्या था, कलर्ड कंपोनेंट, मतलब कि डाई। तो इससे कंक्लूड हुआ कि जो इंक है वो कोई प्योर सब्सटेंस नहीं है, इट इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर। इसीलिए आप इसको इवेपोरेशन टेक्निक से कर पाए कि इंक के अंदर कलर कंपोनेंट और पानी था। तो जब आपने इंक और कलर कंपोनेंट और पानी वाले मिक्सचर मतलब उसको हीट किया तो पानी इवेपोरेट हो गया, पीछे जो कलर कंपोनेंट था जिसने इंक बनाने में हेल्प करी थी पानी में घुल के, वो सेपरेट हो गए। सो इंक इज़ नॉट अ सिंगल सब्सटेंस, इट इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ डाई एंड अ वाटर। इस इवेपोरेशन टेक्निक से आप कोई भी वॉलेटाइल कंपोनेंट मतलब जो इवेपोरेट होता हो उसको नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट से सेपरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट को हम सी वाटर, मतलब जो सी वाटर आपको पता है सॉल्टी होता है, तो जो हमें आयोडाइज सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं, जो हमारा सॉल्ट होता है उसको हम सी वाटर से ही ऑब्टेन करते हैं, तो वो इसी तरीके से इवेपोरेशन के प्रोसेस से ही ऑब्टेन करा जाता है। सी वाटर को छोटे छोटे पिट्स बनाकर वहाँ पे इकट्ठा किया जाता है जिनको हम लेगून्स बोलते हैं, एंड इट इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर फ्यू डेज। उससे वाटर इवेपोरेट हो जाता है और पीछे हमारे पास रह जाता है सॉल्ट। सो ड्यूरिंग दिस टाइम जो हीट सन की है वो पानी को इवेपोरेट कर देगी, पीछे रह जाएगा सॉलिड सॉल्ट। अब जो सॉल्ट बना उसको आप और प्योरीफाई कर सकते हो क्रिस्टलाइजेशन मेथड से, जो अभी हम इन्हीं टेक्निक्स में पढ़ेंगे भी। अब हमारे पास नेक्स्ट मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ये मेथड बिल्कुल उस तरह से है जैसे कि आपको पता है आप घर के अंदर ब्लेंडर को यूज़ करते हो, मिक्सर को यूज़ करते हो, है ना। तो सेम उसी तरह से ये मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। आपको पता है अगर आपको क्या कहते हैं बटर चाहिए, अगर आपको घर पे बटर चाहिए तो आप क्रीम से बटर बना सकते हैं। आप क्या करते हो, आपने देखा होगा आपके घर में किचन में अपनी मदर को करते हुए, तो वो क्या करती है, वो मिक्सी का यूज़ करती है। मिक्सी के अंदर वो क्या डालती है, जैसे आपके पास ये मिक्सर होता है, मिक्सर में इस तरह से प्लेट्स लगे होते हैं, आपने देखा है, जो कि घूम सकते हैं। तो इसके अंदर क्या डालते हैं, इसके अंदर क्रीम डालते हैं, ठंडी क्रीम डालते हैं, थोड़ा सा पानी डालते हैं और इसको मिक्सर को क्लोज करके लिड के साथ चला देते हैं। तो जब ये मिक्सर चलता है तो उससे क्या होता है, बटर और जो इसमें आप कह सकते हो जो स्किम मिल्क होता है, जिससे बिल्कुल आप कह सकते हो वाटर लाइक लिक्विड जो होता है वो सेपरेट हो जाता है। जो दिखता है वाइट कलर का, ये मिल्क की तरह ही दिखता है, दैट गेट सेपरेटेड थ्रू बटर। दोनों चीज़ें अलग अलग उस पर सेपरेट हो जाती है, अकॉर्डिंग टू डेंसिटी दे सेटल डाउन। तो इसी तरह से ये जो टेक्निक है ये हम लैब्स में भी यूज़ करते हैं। उसके अंदर ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का यूज़ होता है, जिसमें आप देख रहे हो ये मशीन किस तरह से है। आप देखिए यहाँ पे ये कुछ ओपनिंग्स लगी हुई हैं और इन ओपनिंग्स के अंदर हम टेस्ट ट्यूब्स डाल सकते हैं। हम इनके अंदर क्या डाल सकते हैं, टेस्ट ट्यूब्स। तो जब ये टेस्ट ट्यूब्स डालते हैं, ये रेगुलेटर है, इससे स्पीड कंट्रोल होती है, ऑन ऑफ होता है, या आप कह सकते हो टाइम कंट्रोल कर सकते हो। तो जब आप इससे ऐसे चलाते हो तो इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, काफ़ी हाई स्पीड पे ये पूरा रोटेट होता है, ये टेस्ट ट्यूब साथ में रोटेट होती है। तो उससे क्या होता है कि डेंसिटी के अकॉर्डिंग सब्सटेंसेस सेपरेट, मिक्सचर जो होता है दैट गेट्स सेपरेटेड। So here we are doing an activity where we are going to separate cream from milk by using this method. So what do we need is, we need full cream milk, we need a machine, we need a jug, test tubes. प्रोसीजर क्या रहता है कि आप अनबॉइल्ड कोल्ड मिल्क को लेते हो 2 या 2 से ज़्यादा टेस्ट ट्यूब्स में, और आप इन टेस्ट ट्यूब्स को प्लेस कर देते हो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में। ये जो जगह बनी हुई है आपने देखा, ये देखिए ट्यूब्स यहाँ पे किस तरह से इसके अंदर डाली गई है। फिर हम इस मशीन को ऑन करते हैं और हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं एट हाई स्पीड यूजिंग दिस मशीन, और इन कंट्रोलर से, टाइम कंट्रोलर, स्पीड कंट्रोलर से हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर 2 मिनट्स दिस सेंट्रीफ्यूगेशन इज डन एंड व्हाट वी ऑब्जर्व, हम ये देखते हैं कि जब ये सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो जो आपका जो क्रीम है वो मिल्क से सेपरेट हो जाता है। अगर बाई चांस आपके पास सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन नहीं है तो हम इसको मिल्क चर्नर से भी कर सकते हैं। तो हमने जब सेंट्रीफ्यूगेज करके उसको 2 मिनट्स के लिए बंद किया तो हमने देखा जो क्रीम थी दैट वाज फ्लोटिंग ऑन मिल्क।
सो कंक्लूजन ये है कि जब मिल्क को हाई स्पीड पे रोटेट किया गया तो जो सस्पेंडेड लाइटर पार्टिकल्स थे जो कि फैट और प्रोटीन से बने हुए थे मिल्क के अंदर, उन्होंने आपस में बाइंड कर लिया, फॉर्मिंग क्रीम एंड स्किम मिल्क। जो क्रीम थी वो लाइटर थी इसलिए वो फ्लोट होने लगी मिल्क के ऊपर और उसको हम मिल्क से इजीली सेपरेट कर सकते हैं। So what is the application of centrifugation method? ये कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं? It is used in washing machine as well to squeeze out water from wet clothes and make them dry. आपको पता है machines के अंदर spinners होते हैं जो कि पानी को बिल्कुल कपड़े से निकाल लेते हैं. So this is also based on this method. This technique is also used in diagnostic labs for testing cholesterol, lipids in blood, ESR, that is erythrocyte sedimentation rate, and various other types of tests. It is used in dairies also for separating cream from milk and butter from curd. Now the third technique which we are using is separating funnel. Separating funnel काफ़ी कुछ उसी तरीके की टेक्निक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्लास में ऑयल और वाटर का मिक्सचर ले लेते हो तो आप कुछ टाइम के बाद क्या देखते हो, जो वाटर है वो एक अलग लेयर बना लेता है और जो ऑयल है वो अलग लेयर बना लेता है क्योंकि वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं. दे डोंट मिक्स विद ईच अदर. तो जितने भी इमिसिबल सब्सटेंसेस हैं उनको आप सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर सकते हो. तो इसमें इस तरह का अपरेटस होता है. ये स्टैंड है आपके पास, ठीक है. आपने यहाँ पे क्लैप बना हुआ है, इसके अंदर हमने एक फनल ले ली, सेपरेटिंग फनल. उसके अंदर हमने वो इमिसिबल लिक्विड का सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है. तो उससे क्या हुआ, दोनों कंपोनेंट्स को हमने यहाँ पे नॉब क्लोज कर दी, इसी के अंदर ही सॉल्यूशन था. कुछ टाइम में हमने देखा कि जो हैवी था वो नीचे की तरफ और जो लाइटर था वो ऊपर की तरफ रह गया और इनके बीच में एक मार्क लेयर बन गई. मतलब आप कह सकते हो कि इससे ऊपर ये कंपोनेंट है, इससे नीचे ये कंपोनेंट है. फिर आपने नीचे बीकर प्लेस किया और इस स्टॉप कॉक को आपने धीरे धीरे खोला और इससे क्या हुआ, जो नीचे वाला लिक्विड है वो इसमें मूव करने लगा. तो मूव करता जाएगा. जैसे ही इसका जो मिनिस्कस मतलब लोअर लेयर जैसे ही आने लगेगी आप इसको बंद कर दोगे. उससे क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट सेपरेट हो जाएगा. फिर जो पीछे रह जाएगा फनल पे वो आपके पास कंपोनेंट दूसरा ही होगा. देखते हैं इसको कैसे और इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं. In this technique, we are going to separate the kerosene oil from water by using the separating funnel. What we need is, we need a separating funnel, we need an iron stand, we need a mixture of kerosene oil and water and a beaker. तो इसका प्रोसीजर ये रहता है कि हम सेपरेटिंग फनल के अंदर दो जो लिक्विड्स होते हैं, मतलब जो आपस में नहीं घुलते, जैसे कि केरोसिन ऑयल और वाटर का एग्जाम्पल कर रहे हैं, उनको हम ले लेते हैं उसके अंदर, ठीक है. और सेपरेटिंग फनल में लेने के बाद हम उस सेपरेटिंग फनल को क्लैंप कर देते हैं आयरन स्टैंड पे. एंड मिक्सचर इज अलाउड टू स्टैंड सो दैट जब इसको कुछ टाइम मिलता है सेटल होने के लिए तो हमें दो डिस्टिंक्ट लेयर्स मिल जाती है. मतलब एक हिस्से में एक जो लिक्विड आ जाएगा जो मिसिबल नहीं है और दूसरे उसमें दूसरा लिक्विड आ जाएगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लिक्विड ए एंड बी है, फॉर एग्जाम्पल एक केरोसिन ऑयल और एक वाटर ले लेते हैं, तो ये जो सेपरेटिंग फनल है उसके अंदर दो अलग अलग डिस्टिंक्ट लेयर बन जाएगी. मतलब एक हिस्से में आ जाएगा और एक हिस्से में आ जाएगा. उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लीन बीकर को, जैसे कि हमारा ये सेपरेटिंग फनल है और यहाँ पे आपको पता है हमारे पास नॉब लगी हुई है, लेट्स से दो लिक्विड इस तरह से सेटल हो गए, तो हम इसके नीचे एक क्लीन बीकर रखेंगे और हम इस कॉक को ओपन करेंगे स्लोली, ताकि जो नीचे वाला लिक्विड है, जैसे कि इस केस में वाटर होगा जो नीचे होगा, क्योंकि जो चीज़ डेंसर होती है वो नीचे होती है और जो लाइटर होती है वो ऊपर होती है. तो ये जो वाटर है इट विल स्टार्ट फ्लोइंग इनटू द बीकर. तो जो लिक्विड जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे की तरफ होगा, जैसे इस केस में वाटर है, इट विल फ्लो इनटू द बीकर. और तब तक हम इसको फ्लो होने देंगे जब तक ये जो लेयर है ये ख़त्म नहीं हो जाती. जैसे ही ये लेयर यहाँ तक पहुँचेगी कॉक पे और दूसरा लिक्विड स्टार्ट होने वाला होगा, तब हम इस कॉक को क्लोज कर देंगे ताकि जो एक लिक्विड है वो इसमें रह जाएगा और एक बीकर के अंदर फ्लो करता है. सो क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीचेस द स्टॉप कॉक. So we can separate two immiscible liquids, मतलब जो आपस में miscible नहीं है, by using this technique. So kerosene oil being lighter forms the upper layer and water forms the lower layer. तो conclusion सिर्फ इतना है कि जब liquid mixture जिसमें दो immiscible liquid है उनको separating funnel में रखते हैं तो दो अलग अलग layers बन जाती है.
तो जो लिक्विड लेयर जिसकी ज़्यादा डेंसिटी है वो नीचे की तरफ और जो लाइटर है वो ऊपर की तरफ। तो इस तरह से हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। Now application of this method is it is used to separate mixture of oil and water because they are also invisible. It is used in the extraction of iron from its ore क्योंकि आयरन का जब आप मेटलर्जी करते हैं तो उसमें एक स्लैग बन जाता है। स्लैग क्या होता है? दैट इज केमिकली कंबाइंड इम्प्योरिटी। मतलब जब हम आयरन को अलग करना चाहते हैं उसकी ओर से, हम उसमें कुछ केमिकल डालते हैं जो ओर के साथ रिएक्ट कर ले और आयरन के साथ ना करे और आयरन को हम प्योर निकाल सकें। तो वो जो सब्सटेंस इम्प्योरिटी के साथ कंबाइन करता है उसको हम बोलते हैं स्लैग। तो स्लैग जो होता है वो प्योर आयरन के साथ मिक्स नहीं होता। प्योर आयरन की अलग लेयर होती है, स्लैग की अलग लेयर होती है। तो हम इजीली इस मेथड से आयरन को और स्लैग को, क्योंकि उनका डिफरेंस है डेंसिटी में, तो डिस्टिंक्ट लेयर्स बनाते हैं और हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। अब अगर हम सब्लिमेशन मेथड देखें तो जो सब्लिमेशन होता है, आपको पता है कि जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैसियस स्टेट में हीट करने पे, और जो गैस है उसको कूल करने पे वो वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस कैन बी डन बाय सब्लिमेशन। काफ़ी सब्सटेंसेस हैं जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस और गैस को कूल करने से वो वापस सॉलिड बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कैसे ऑपरेटर्स लेते हैं? देखिए, जैसे कि ट्राइपॉड स्टैंड है, इसके ऊपर हमने ये वायर गॉज रखा है, हमने चाइना डिश ली है जिसके अंदर हमने मिक्सचर रखा है, और एक फनल उसको हमने उल्टा करके रखा है, इन्वर्ट करके, इस तरह से इन्वर्टेड पोजीशन में रखा है चाइना डिश के ऊपर, ताकि अगर सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है तो वो यहीं पे चिपक जाए। और इसको हमने क्लोज कर रखा है कॉटन प्लग से। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हमने मिक्सचर लिया, आप उसको बंसन बर्नर से हीट कर रहे हैं, तो इसमें से जो कंपोनेंट सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगा वो हीट करने से वेपराइज हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो फनल को टच करेगा तो वो कूल डाउन हो जाएगा, तो वो इसके साथ स्टिक कर जाएगा, और जो कंपोनेंट सब्लिमेशन शो नहीं करता वो इसी के अंदर रह जाएगा। तो पढ़ते हैं, हम इसमें लिखेंगे क्या? तो देखिए, for this what we need is, we need china dish, we need tripod stand, a mixture of common salt and ammonium chloride, we need a glass funnel, cotton and a burner. Now what we do is, we take a mixture of sand and ammonium chloride in a china dish. हमने यहाँ पे mixture लिया। Cover the china dish with inverted glass funnel and place it on a tripod stand. This we have already discussed. Now put a loose cotton plug in the opening of funnel ताकि वेपर्स इससे बाहर ना चले जाए। अब हमने इसको हीट किया on a low flame and observe what happens. हमने देखा कि जो वाइट फ्यूम्स अमोनियम क्लोराइड के हमें दिखने लगे ऊपर की तरफ राइज करते हुए मिक्सचर से, ये वाइट फ्यूम्स एक वाइट सॉलिड की तरह आप कह सकते हो डिपॉजिट हो गए इनर वॉल्स ऑफ ग्लास फनल पे। जैसे ही वो फनल के कांटेक्ट में आए वो कूल डाउन हो गए, और पीछे जो रह गया वो हमारे पास क्या था? सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द चाइना डिश। तो कंक्लूजन इसमें ये था कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो एक वॉलेटाइल सब्सटेंस, इसलिए वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, और आप कह सकते हो कि वो सब्लिमेशन शो करता है। तो हीट अप करने से वो वेपर बन गए, और जो वेपर है वो जैसे कोल्ड इनर वॉल्स के साथ स्ट्राइक हुए, कूल अप हो गए, और कूल डाउन होने की वजह से वो वापस से सॉलिड हो गए। तो अमोनियम क्लोराइड ऑब्टेन इज कॉल्ड दी, जो आपको ये ऑब्टेन हुआ, जो अमोनियम क्लोराइड रह गया, दैट इज दी सब्लाइम। जो सब्लिमेशन शो करता है दैट इज कॉल्ड एज सब्लाइम। Some other examples of solids which are sublime are iodine, camphor, naphthalene and crystal. They all actually sublimes. देखिए, एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी, जैसे सॉलिड है, सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है ना, तो ये जो सॉलिड है जो कन्वर्ट, मतलब इसका कन्वर्जन को तो आप क्या बोलते हो कि ये सब्लिमेशन शो कर रहा है। ठीक है, या आप बोल सकते हो ये सब्लाइम करता है, क्या बोल सकते हो, ये सब्लाइम करता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि दो स्टेज होते हैं, सॉलिड को हम सब्लिमेट बुला सकते हैं। ठीक है, तो सब्लिमेट क्या होता है? विच कैन एक्चुअली शो द सब्लिमेशन, और यू कैन से विच कैन सप्लाई। तो ये जो हमने अभी एग्जाम्पल किया, इसके अंदर सप्लाइम हो रहा है वो भी, जो सॉलिड है दैट इज द अमोनियम क्लोराइड दैट इज गेटिंग शोइंग द सब्लिमेशन एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब्लिमेट। नेक्स्ट वी हैव क्रोमैटोग्राफी मेथड। क्रोमैटोग्राफी मेथड
से आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हो. दिस मेथड इज एक्चुअली यूज टू सेपरेट डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम अ सिंगल सब्सटेंस. इसके लिए हम इस तरह का apparatus यूज़ करते हैं. हमारे पास एक जार होता है, जार के अंदर वाटर है, हमने एक क्रोमेटोग्राफी स्ट्रिप हमारे पास आती है, उसको हमने लोअर कर रखा है. तो इससे हम कैसे सेपरेट करते हैं, देखिए सबसे पहले हमने स्ट्रिप ली, ठीक है. इस स्ट्रिप के नीचे कुछ जगह छोड़कर हमने एक लंबी लाइन लगाई. अब देख पाए लाइन के मिडल के अंदर हमने इंक का ड्रॉप लिया कि यहाँ पे हम इंक के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है. तो अब हमने इसको सस्पेंड कर दिया एक जार के अंदर, जिस जार के अंदर कुछ वाटर, और सस्पेंशन इस तरह से होनी चाहिए कि जो ये ड्रॉप है ये बिल्कुल पानी के ऊपर है, ठीक है. तो हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो वाटर है ये कैपिलरी एक्शन से इस पेपर के थ्रू ऊपर चढ़ने लगा. जैसे इससे ड्रॉप हुआ तो ये जो इंक है, इंक के जो कंपोनेंट्स है वो भी इसके अंदर डिजॉल्व हो गए ऑब्वियसली. अब ये जो हमने ड्रॉप लगाई थी, एक सिंगल सब्सटेंस थी, था इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स थे, अलग अलग डाइज थी, तो वो पानी के अंदर घुल गई, लेकिन उनका जो रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी था पानी के अंदर वो हर एक का डिफरेंट था. तो जैसे जैसे वो पानी ऊपर चलता गया, ये जो डाई पार्ट है ये भी सॉल्युबल उसके अंदर था और ये भी उसके साथ मूव करने लगा. अब जो जितनी ज़्यादा देर तक उसके साथ अंदर सॉल्युबल रह सकता था, या कह सकते हो जो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल था, उसका सबसे लास्ट स्टेज आएगा और उसके बीच में अलग अलग कंपोनेंट सेपरेट होते हैं. देखते हैं इसमें हम क्या लिखेंगे. सो इन दिस वी आर गोइंग टू सेपरेट द डाइज प्रेजेंट इन द प्लांट. व्हाट वी नीड अ क्रोमेटोग्राफी पेपर, दैट इज द फिल्टर पेपर, वाटर soluble ink, we need a large size gas jar with a lid, we need a cotton thread. This is all what we need. अब हमें क्या करना है, हमने एक थिन स्ट्रिप फिल्टर पेपर के लिए अप्रॉक्सीमेट उसका डायमेंशन इतना होना चाहिए 25 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर. हमने एक लाइन ड्रॉ की यूजिंग अ पेंसिल. आपको मैंने बताया था इस तरह से अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज, 3 सेंटीमीटर. अब हमने इसके मिडल में वाटर सॉल्युबल ब्लैक इंक का एक ड्रॉप रखा और एक को ड्राई. अब हमने इस पेपर स्ट्रिप को थ्रेड के साथ लगाकर सेलो टेप से फिक्स कर दिया. नाउ लोअर दिस फिल्टर पेपर स्ट्रिप इनटू अ लार्ज साइज दिस जार इन सच अ वे दैट अ ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द पेपर इज जस्ट अबव द वाटर लेवल. मैंने आपको बताया कि इतना लोअर करना है कि जो ये ड्रॉप है ये वाटर के बिल्कुल ही ऊपर हो. एडजस्ट द थ्रेड एंड फिक्स इट ऑन द साइड्स ऑफ गैस जार विद द हेल्प ऑफ सेलो टेप. आपने देखा इसको फिक्स कर दिया गया. Now cover the gas jar with lid and leave it undisturbed. तो हमने देखा कि as the water rises up on the filter paper, हमने देखा कि जैसे जैसे वाटर राइज करता है जो इंक का ड्रॉप है वो भी उसमें सॉल्युबल हो जाता है. दैट ऑल्सो राइज कंक्लूजन हम हमें पढ़ते हैं. अब हमने क्या किया, फिल्टर पेपर को रिमूव किया, ड्राई करके ऑब्जर्व किया. जब हमने ऐसा किया तो हमें उस फिल्टर पेपर पे अलग अलग तरह के 3 कलर्ड स्पॉट्स. तो इससे पता लगा कि जो ब्लैक इंक वो एक सिंगल कंपोनेंट नहीं था, उसमें डिफरेंट डाइज थी. देखते हैं किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. अब देखिए एक्चुअली हुआ क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कलर्ड कंपोनेंट था, जो हमारे पास कलर्ड कंपोनेंट एक ब्लैक इंक थी, वो एक कंपोनेंट से नहीं बनकर उसमें 3 डिफरेंट डाइज थी. तीनों पानी के अंदर सॉल्युबल हुई बट अप टू डिफरेंट एक्सटेंट. अब जब पानी राइज हुआ तो ये जो उसमें डिजॉल्व हो गई थी वो भी साथ में राइज होने लगी. तो जब वो साथ में राइज होने लगी तो राइज होते होते जो जितनी ज़्यादा सॉल्युबल थी वो उतनी लास्ट में सेपरेट हुई और जो जितनी कम सॉल्युबल थी वो पहले सेपरेट हुई. तो इसलिए आपको डिफरेंट आप कह सकते हो अलग अलग उस पर कलर्ड स्पॉट्स में. नेक्स्ट वी हैव डिस्टिलेशन मेथड. डिस्टिलेशन मेथड में हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, उन कंपोनेंट्स को जिनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है डिफरेंट. तो इसके अंदर हम इस तरह से अपरेटस देते हैं. हमारे पास बर्नर होता है, स्टैंड होता है, हमने यहाँ पे राउंड बॉटम फ्लास्क लिया है जिसके अंदर हमारे पास लिक्विड है. इसके साथ हमने कंडेंसर फिट किया है, ठीक है. थर्मोमीटर है टेम्परेचर को नोट करने के लिए, और यहाँ पे हमारे पास एक अलग से हीटर. लेट्स से हमने एसीटोन और वाटर का मिक्सचर
इसका एसीटोन और वाटर। हम इसको हीट करने लगे। एसीटोन और वाटर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, दोनों एक अलग अलग टेम्परेचर पे बॉइल होते हैं। तो इस थर्मोमीटर से हमने ये ध्यान रखा, जैसे एसीटोन का लेट से एक्स हो और वाटर का वाई हो बॉइलिंग पॉइंट, तो लेट से अगर हमें पता है कि जो एसीटोन है अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो देर से बॉयल होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर एसीटोन कम का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो जल्दी बॉयल होगा, और अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वो देर से बॉयल होगा। लेट से अगर एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट लो है, ठीक है, तो हम इसको हीट करने लगे तो एसीटोन सबसे पहले वेपर में कन्वर्ट हो गया, राइज करने लगा। ये वेपर्स जब इस कंडेंसर से पास किए तो उसके बाद वाटर होता है। ये वाटर कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है क्योंकि ये हीट इसमें ट्रांसफर होती है। जब ये वेपर है ये इसको हीट दे रहे हैं, यहाँ से ये कूल डाउन हो रहे हैं, तो ये कॉन्स्टेंटली ये जो वाटर है यहाँ इसको भी एक्सचेंज करी जा रहे हैं ताकि ये जो वाटर है वो हीट को लेता रहे, कूल डाउन सब्सटेंस को करता रहे। अब ये जो वेपर जब इसमें से पास करे ये वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गए और हमने इसको एक अलग बीकर में सेपरेट किया, और दूसरा कंपोनेंट यहीं पे रह गया क्योंकि अभी उसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव हुआ ही नहीं था। तो देखिए अब कैसे लिखेंगे। बाय दिस वी कैन सेपरेट टू मिक्सिबल लिक्विड्स विच हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मटीरियल रिक्वायर्ड इज डिस्टिलेशन फ्लास्क, थर्मोमीटर, कंडेंसर, बीकर, आयरन स्टैंड, acetone and water mixture. Take a mixture in a flask, fill the flask with the thermometer. Arrange the apparatus as we have already discussed. Now heat the mixture slowly, keeping a close watch on the thermometer and observe what happens. तो हमने देखा क्या हुआ, जो वेपर्स थे एसीटोन के that can be seen rising up because their boiling point is comparatively low, so they rise with increasing temperature. When the temperature rises above 60 degrees Celsius, acetone पूरा का पूरा वेपर बन जाता है. Then these vapors get condensed in the condenser and they can be collected from the condenser outlet in a different beaker. So what is the result? Result is that the acetone can be collected in the beaker from the condenser outlet, while the water which has the higher boiling point is left behind in the distillation flask. Next technique we have is crystallization method. This is very important. कोई भी impure substance, कोई mostly salts के लिए use होता है, can be converted in a pure substance. तो इसको हम कैसे करते हैं? देखिए इसके अंदर हमें अपरेटस चाहिए, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गॉज, वाटर बाथ लिया, टाइम हीटिंग नहीं कर रहे हैं, और यहाँ चाइना डिश में हमारे पास वो एक प्योर सॉल्यूशन है जिसको हम प्योर करना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा। सो हियर वी गोना प्योर दिस थिंग ऑब्टेन द क्रिस्टल्स ऑफ प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्ट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। हमने इसके लिए इम्प्योर सैंपल ले लिया कॉपर सल्फेट का, बीकर, हमारे पास चाइना डिश, ग्लास रॉड, ये सब चीज़ें हमने यूज़ की। नाउ आपने एक चाइना डिश ली, उसके अंदर 5 ग्राम्स इम्प्योर सैंपल आपने कॉपर सल्फेट का, ठीक है। जब आपने वो सॉल्ट लिया, आपने उसके अंदर थोड़ा सा वाटर डाल दिया, तभी ये पूरा सॉल्यूशन। तो थोड़ा सा चाइना डिश में आपके पास सॉल्ट और सॉल्ट के अंदर पानी, मतलब थोड़ा सा आपने इसको सॉल्यूशन फॉर्म करना। अब हमने इसको फिल्टर किया। अब जब आप इसको फिल्टर करोगे तो क्या होगा कि जो लार्ज साइज इम्प्योरिटीज़ हैं वो फिल्टर पेपर से सेपरेट हो गई। अब हमने क्या किया कि उस जो हमने फिल्टर कर दिया है, जो हमारे पास बचा है, जो फिल्टर करने के बाद जो प्योर बचा है हमारे पास लिक्विड, उसको हमने वाटर बाथ के ऊपर हीट करना शुरू किया। कब तक हीट किया? जब तक ये सैचुरेटेड नहीं हो जाता। सैचुरेटेड मतलब आप कह सकते हो कि जब इसके अंदर जो घुला हुआ सॉल्ट है, जैसे सपोज इसमें हमने कॉपर सल्फेट लिया है, वो हमें सेपरेट होता नहीं है, उसका क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट भी है। तो क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट को हम चेक कर सकते हैं। आप इसमें स्टिरर डालिए, स्टिरर को निकालिए, स्टिरर को जैसे इसमें डिप करो और फिर उसके बाद उसको हवा में अगर आप एक आध बार से मतलब वेव करेंगे तो अगर आपको उसके ऊपर इस तरह से कुछ सॉल्ट जैसे चिपका चिपका दिख रहा है, इसका मतलब क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ गया। अगर ऐसा नहीं तो आप हीटिंग को कंटिन्यू रखिए। तो क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट को आप सिंपल सी बात जैसे मैंने बताया, आपने स्टिरर या ग्लास रॉड को लिया, उसको एयर में वेव किया, अगर आपको सॉलिड फिल्म दिख रही है
कि उस पर स्टिक हो गई है तो आपको फर्दर हीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ चुका है। तो दिस इंडिकेट्स दैट द सॉल्यूशन हैज़ बीन कंसंट्रेटेड टू क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। अब आप इस चाइना डिश को हीटिंग बंद करके इसको आप टेबल पे रखिए, इसको वॉश ग्लास से कवर करिए इस तरह से, और इसको अनडिस्टर्ब्ड आप कुछ टाइम के लिए रखिए। और उसको फिर बाद में आप जब देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो चाइना डिश है उसके अंदर कुछ लिक्विड सा दिखेगा और उसमें कुछ सॉल्ट लाइक अच्छे अच्छे क्रिस्टल्स टाइप आपको दिखेंगे। ये जो लिक्विड आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ऊपर, इसको मदर लिक्विड कहेंगे, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं और क्रिस्टल्स जो है उनको हम अलग सेपरेट कर सकते हैं। सो द हॉट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस फॉर्म्स क्रिस्टल ऑन कूलिंग इट ग्रेजुअली। तभी हमने उसको अलग रखा था क्योंकि कूल करने से जो आपने उसमें से मदर लिक्विड को सेपरेट करने के बाद जो रह गए थे आपको सॉल्ट लाइक देंगे, जो आप उसको फिल्टर पेपर पे सुखाएंगे और कुछ टाइम के लिए रखेंगे तो आपको अलग अलग तरह की क्रिस्टल्स बनेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंस आप कैसा लेंगे। जैसे आयोडीन के आपको येलो क्रिस्टल्स मिलते हैं, ऐसे अलग अलग सब्सटेंस के आपको अलग तरह के। सो द प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर सेपरेटेड फ्रॉम मदर लिक्विड, दे आर ड्राइड फर्दर बिटवीन द folds of filter paper or on a porous plate. Last separation we have is purification of surface water. आपको पता है कि जो surface water है वो प्योर नहीं होता, उसकी प्योरिंग करी जा सकती है by following few techniques. हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम sedimentation करते हैं, then we do loading, then we do filtration, then we do chlorination. तो हमारे पास अलग अलग टैंक्स होते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, हमने वो surface water जब इसके अंदर ले लिया तो हम इसको कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब रख देते हैं। उससे क्या होता है, जो इसमें मोटी मोटी साइज़ की प्योरिटीज़ हैं, बड़े साइज़ की, वो नीचे टैंक जाती है। उसके बाद ये जो ऊपर वाला लिक्विड है उसको हम दूसरे टैंक के अंदर शिफ्ट करते हैं। उसमें हम लोडिंग कर सकते हैं, इसको लोडिंग टैंक कहते हैं। इसके अंदर हम एलम डालते हैं, एलम मतलब फिल्टर। वो क्या करती है, और भी छोटे छोटे जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको नीचे सेटल करा देते हैं, और जो ऊपर पानी इकट्ठा हुआ उसको हम तीसरे टैंक में डालते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन टैंक। यहाँ पे फिल्टर होता है, मतलब जो और इम्प्योरिटीज हम हटा सकते हैं वो फिल्ट्रेशन से हम रिमूव करते हैं। देन इट इज़ ट्रांसफर टू क्लोरीनेशन टैंक, जहाँ पे क्लोरीन इसमें ऐड की जाती है ताकि कोई भी जर्म्स अगर उसमें प्रेजेंट है वो उसको मार दें। सो इन सेडिमेंटेशन टैंक द रिवर वाटर इज पम्प्ड इनटू सीरीज ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक, जिसके अंदर वाटर को एक एक दिन के लिए खड़ा किया जाता है। तो हैवी पार्टिकल्स लाइक क्ले एंड इम्प्योरिटीज दे सेटल ड्यू टू ग्रेविटी, और जो ऊपर का पानी है सल्फोनेट वाटर दैट इज सेंट टू अनदर सेटलिंग टैंक। तो इस तरह से 2-4 टैंक्स को हम सेडिमेंटेशन टैंक्स की तरह यूज करते हैं। देन लोडिंग, द नेक्स्ट चैम्बर वाटर इज ट्रीटेड विद केमिकल्स लाइक एलम और लाइम, जो फर्दर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को सेटल करने में हेल्प करते हैं। देन वी कैरी आउट फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में जो हमारे पास जहाँ पे आप कह सकते हो फिल्ट्रेशन टैंक में जो क्लियर वाटर है फ्रॉम द सेकेंड टैंक दैट इज पम्प्ड इनटू फिल्ट्रेशन टैंक, जहाँ पे सैंड और ग्रेवल फिल्टर हो जाता है एंड विल कम्प्लीटली रिमूव द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। देन क्लोरीनेशन, द क्लियर वाटर इज क्लोरीनेटेड विद कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ क्लोरीन and this process actually kills the harmful bacteria, germs and make the water potable. Now the last topic of this chapter is the changes that occur around us. You know that around us are different kind of changes that could take place. So like this thing, glowing of bulb, burning of magnesium vapor, there's बहुत से changes that take place around you. So all the changes, they are categorized into 2 categories, either a physical change or a chemical change. अब इन changes में क्या difference है हम समझते हैं, फिर आप जितने भी changes आपके आसपास हो रहे हैं आप आराम से बता पाओगे कौन सा physical है कौन सा chemical change। देखिए जो physical change होता है उसमें कोई नया substance नहीं बनता। अब जैसे बल्ब अगर ग्लो कर रहा है तो कोई नई चीज़ तो नहीं बन रही है ना, कोई नई सब्सटेंस तो बन नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल आइस अगर लिक्विड में चेंज हो रही है तो वाटर ही रह रहा है ना, कोई नया सब्सटेंस तो बन नहीं रहा। सो दैट इज अ फिजिकल चेंज वेयर नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। फिजिकल चेंजेस में मास में भी कोई चेंज नहीं आता, इट रिमेन्स एज सच। ऐसे ही एनर्जी इज नीदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज इन फिजिकल चेंज,
क्योंकि एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट तो तब होता है जब कोई बॉन्ड्स टूट रहे हैं और बन रहे हैं, और यहाँ पे तो सिर्फ स्टेट्स बदल रही है, राइट। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो कॉन्स्टेंट ही रहती है, ना तो एब्जॉर्ब हो रही है ना रिलीज। फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। अब जैसे आइस को लिक्विड, लिक्विड को आइस आप कुछ भी बना सकते हो, सो दीज आर टेम्पररी एंड दे आर रिवर्सिबल। लाइक ग्लोइंग ऑफ बल्ब, it can be switched off also, that means the change can be reversed also. अगर आप इसको ये हीट अप, मतलब जब इसको जला रहे हो तो ये हीट अप हो रहा है, तो ऑफ करने पे कूल डाउन भी हो रहा है, एंड नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। सेम वे sublimation of camphor. If you heat up, the camphor gets converted into the vapor form, but if you cool down, the vapor gets converted again into the solid form. So again, no new substance, it remains camphor only. Magnetizing iron, you can magnetize the iron and you can also demagnetize it. So if we talk about the chemical change, इसके अंदर नया सब्सटेंस बनता है. For example, burning of magnesium ribbon. Magnesium is Mg. When you burn in the presence of oxygen, it forms a white color powder-like substance which is magnesium oxide. So a new substance is formed. That means whenever a chemical change occurs, a new substance is definitely formed. Even the mass changes, and because the chemical reactions are taking place, so obviously the energy involvement is there. Energy is either absorbed or released. It can be exothermic, can be endothermic. And the change is irreversible. Like you cannot convert this magnesium oxide again into a ribbon. Similarly, like if you burn the paper, it forms ash. You cannot like collect the ash and form the paper again. That is a chemical change, and it is a permanent change. Like rusting of iron, like once the iron is rust, अगर आप कोई भी articles use कर रहे हो, if it is rust, you can actually prevent the further rusting, but you cannot take out the pure iron from the rust iron. Similarly, burning of magnesium ribbon, you cannot take the ribbon out from the white powder. You cannot do that. So that is a chemical change. So I think you got it, and you can actually, the changes which are occurring around you, you can classify them under physical or a chemical change. Similarly, adding concentrated sulfuric acid to sugar. See, sulfuric acid, concentrated sulfuric acid is a dehydrating agent. किसी पे भी फॉल होता है अगर ये, तो उसके पानी को ये absorb कर लेता है. Like when it falls on sugar, it converts the sugar into a black mass, that is sugar charcoal. So you cannot make sugar charcoal back into the sugar. So that is again a chemical change. Similarly, when you react metal with acids, they form different compounds. You cannot reverse it. So this is what is a chemical change. Now we have a question. What is meant by pure substance? See, it is a material containing particles of same kind with definite set of properties. Now we have a second question. To make saturated solution, 36 grams of sodium chloride is dissolved in 100 grams of water at 293 Kelvin. Find its concentration at this temperature. अब आप इसमें देखिए सोडियम क्लोराइड पानी में घुला हुआ है, तो सोडियम क्लोराइड ऑब्वियसली सोल्यूट है और वाटर आपके पास सॉल्वेंट है. तो हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, वो हमारे पास है 36 ग्राम्स. और अगर हम देखें मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हमारे पास है 100 ग्राम्स. तो इसका मतलब अगर हम सॉल्यूशन का मास देख लेते हैं कि सॉल्यूशन का मास कितना हुआ, तो वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास प्लस करके आएगा, दैट इज 136 ग्राम्स. अब हमें कंसंट्रेशन निकालनी है, मासेस गिवन है, तो ऑब्वियसली मास परसेंटेज के टर्म्स में निकालेंगे. आपको पता है मास परसेंटेज होता है मास ऑफ सोल्यूट मतलब 36 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, दैट इज 136 इंटू 100. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 26.47%. So this is the answer for this question. Next question we have, what type of mixtures are separated by crystallization technique? So the mixture in which the substance is soluble in suitable hot solvent, whereas the impurities are insoluble, those mixtures are separated by crystallization technique. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फिजिकल और अ केमिकल चेंज. लाइक कटिंग ऑफ ट्रीज, आपको पता है फिजिकल चेंज वो होता है जो कि टेम्पररी होता है, रिवर्स हो सकता है, और केमिकल चेंज जो रिवर्सिबल नहीं होता, जो चेंज नहीं हो सकता. तो कटिंग ऑफ ट्रीज, अगर आप ट्रीज को काट दो तो आप दोबारा लगा सकते हो, सो इट इज अ फिजिकल चेंज. मेल्टिंग ऑफ बटर,
So obviously it is a physical change because it can be reversed. Rusting of almirah is a chemical change because it cannot be reversed. Boiling of water to form steam is again a physical change because it can be reversed. Next we have dissolving common salt in water. तो dissolving common salt in water is obviously, आपको पता है इनको हम अलग कर सकते हैं, तो again it is a physical change. Making fruit salad with raw fruits is again a physical change because it can be reversed. Burning of paper and wood will form a ash, so it can't be reversed, so it is a chemical change. Next question we have is, which separation technique will be used for the following separation? We have sodium chloride from its solution in water. It can be done by a technique called evaporation. पढ़ चुके हैं इसको. Ammonium chloride from a mixture containing sodium chloride and ammonium chloride. Obviously sublimation, क्योंकि हमें पता है कि ammonium chloride जो है sublime करता है और salt नहीं करता. Small pieces of metal in the engine oil of a car. It can be done by filtration, क्योंकि एक चीज का साइज बड़ा है तो मेटल के पीसेस नहीं पास हो पाएंगे. Different pigments from the extract of flower petals. This can be done by chromatography. हमने डाई के कंपोनेंट्स को भी सेपरेट किया था, तो जितने भी हमारे पास ये डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं उनको क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट करते हैं. Butter from curd. Right, we have butter from curd. Obviously इनकी डेंसिटी का डिफरेंस है, तो it can be done by centrifugation. उससे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं. Oil from water, immiscible liquid, so we can do it by using separating funnel. Next we have tea leaves from tea. Obviously आपको पता है हमारे पास कुछ टी वैसे भी आती है जब हम चाय बनाते हैं जिनमें कुछ लीव्स होते हैं. This can be done by filtration. Iron pins from sand. Obviously magnetism, मैग्नेटिक सेपरेशन, या आप कह सकते हो मैग्नेटिज्म टेक्निक को यूज करेंगे, क्योंकि आयरन पिन्स मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं और सैंड पे कोई इफेक्ट नहीं होता. व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क. ऑब्वियसली ग्रेविटी सेपरेशन, क्योंकि एक काफी लाइटर है और एक हैवियर है. फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर. दिस कैन बी डन बाय टू मेथड, ईदर सेंट्रीफ्यूगेशन और इट कैन बी डन बाय फिल्ट्रेशन. Next we have, which of the following materials fall in the category of pure substance? इनमें से कौन सी चीजें हैं जो pure substance है? Ice is a pure substance, as you all know. Milk is a mixture, right? क्योंकि आपको पता है कि जो milk होता है उसके अंदर कुछ चीजें mix हुई होती हैं. Iron जो है element है, again a pure substance. Hydrochloric acid एक compound है, again a pure substance. कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास अगेन एक कंपाउंड है, अगेन अ प्योर सब्सटेंस. मर्करी इज एन एलिमेंट, अगेन अ प्योर सब्सटेंस. ब्रिक जो आपको पता है, ब्रिक जो बनती है उसमें काफी चीजें मिक्स होती है, राइट. जो ब्रिक है हमारे पास दैट इज अ मिक्सचर, राइट. नेक्स्ट वी हैव वुड. वुड इज अगेन अ मिक्सचर एंड एयर आल्सो यू नो इज अ मिक्सचर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर